अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वॉरेन बफे कौन थे, इन्होंने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को किन जगहों पर इन्वेस्ट किया, और अगर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते तो किस तरीके से ये अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना आप लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है एक छोटी सी वीडियो के अंदर, उसको हम ज़रूर आज डिस्कस कर लेंगे। वॉरेन बफे जो है, इनको दुनिया का सबसे मशहूर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर समझा जाता है। ये चेयरमैन रहे हैं बर्कशायर हैथवे के, और इन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर को का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने उसके ऊपर फोकस किया। इन्होंने एक स्मॉल टेक्सटाइल कंपनी को एक ट्रिलियन रुपी इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट एम्पायर में तब्दील कर दिया। और ये इसलिए मशहूर रहे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बड़े बिजनेसेस को ना सिर्फ खरीदा, उनकी होल्डिंग जो है वो डेकेड्स तक करी। अब हम ये देखते हैं कि ये मशहूर क्यों हुए, लोग इनकी एग्जाम्पल क्यों देते हैं। इसलिए कि इन्होंने जो है वो 60 साल से ज़्यादा टाइम तक मार्केट को बीट किया है। उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो सिंपल भी है और मगर पावरफुल भी है। वो प्रूफ है कि पेशेंस और डिसिप्लिन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ बन सकता है। अब ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी, इनकी ज़िंदगी इतनी इंस्पायरिंग क्यों रही है। वो अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे, बचपन से काम किया, न्यूज़पेपर बेचे, छोटी एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। मतलब सक्सेस लक से नहीं बल्कि स्किल और कंसिस्टेंसी से हासिल किया उन्होंने। अब देखते हैं कि बर्कशायर हैथवे, जिसकी हमने बात करी, जिसके चेयरमैन हैं, वो क्या है। ये उनकी कंपनी है जो एप्पल, कोका कोला, बैंक्स, इंश्योरेंस और एनर्जी कंपनीज में ओनरशिप रखती है। वो शेयर्स को बिजनेस ओनरशिप समझकर ख़रीदते थे। यानी बेसिकली उनका कंसेप्ट ये था कि ये जो भी शेयर्स वो ख़रीद रहे हैं वो पर्टिकुलरली उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो बात हम काफ़ी अर्से से आपके साथ करते आ रहे हैं कि जब भी आप किसी स्टॉक को ख़रीदें तो आप ये सोचें कि वो कंपनी आखिर करती क्या है, वो कंपनी आखिर बिज़नेस किस चीज़ का करती है, वो उसके पीछे लोग कौन है, उसकी सेल्स कौन करेगा, उसकी मार्केटिंग कौन करेगा, क्या आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, क्या आपके इर्द गिर्द के लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, और कौन उसके सप्लायर्स हैं, क्या पैसे जब कोई ख़रीद रहा है तो उसके पैसे फौरी तौर पे उस इदारे को मिल रहे हैं या नहीं। इस तरह के तमाम सवालात जो हैं वो एक बिज़नेस को एक पावरफुल बिज़नेस में तब्दील करते हैं। तो वो भी इसी तरह की चीज़ों को देखते थे। अब अगर हम ये देखें कि उनका इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या था, तो वो जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग बिजनेस खरीदते थे, सही प्राइस पर ख़रीदते थे। अब स्ट्रॉन्ग बिजनेस से मुराद क्या, यानी कि वो रैंडम स्टॉक्स बाय नहीं करते थे। वो देखते थे कि रियल कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स में जान हो, जो आने वाले कई सालों तक अपना बिजनेस रन कर सकें, उनमें इन्वेस्ट करते थे। और अगर देखा जाए कि वो कोशिश करते थे कि अच्छे बिजनेसेस जो हैं, अगर वो उनको महंगे भी ख़रीदने पड़ रहे हों, तब भी वो बाज़-औक़ात उनको खरीदते थे। सही प्राइस पर ख़रीदना उनके लिए बहुत मायने रखता था। अगर हम ये देखें कि लंबी मुद्दत, यानी वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग को प्रेफर करते थे। फॉरएवर की टर्मिनोलॉजी बहुत बार उनसे एसोसिएटेड रही है। अगर हम देखें कि मार्केट नॉइस, तो वो डेली प्राइस मूवमेंट्स, यानी ये जो डे ट्रेडिंग है या स्विंग ट्रेडिंग, इसको उन्होंने इग्नोर ही किया है। और अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो उन्होंने अर्निंग्स, कैश फ्लो, डेट, ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है, इसके थ्रू जो है अपने फंडामेंटल्स को मैनेज करके देखा है। और इसके अलावा भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये पर्सन टू पर्सन और मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। अब अगर हम ये देखें कि उनका फेमस कोट क्या रहा, जब लोग ग्रीडी हों तो डरो, जब लोग डरे हुए हों तो आप ग्रीडी हो जाओ। यानी बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब यही कि यानी मार्केट जब गिरे तो बाय कर लेना चाहिए, और जब सब एक्साइटेड हों तो केयरफुल
रहा जाए। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि उनकी वेल्थ इस तरह से ग्रो क्यों कर रही थी, तो इसके पीछे ऑब्वियसली कंपाउंडिंग थी। अब वो कंपाउंडिंग किस तरीके से थी हम वो तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंस था उन्होंने उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको कंपाउंडिंग का एक कह लें कि पेशेंस का जो रिवॉर्ड था वो कंपाउंडिंग के थ्रू उनको मिला। इसी तरह से जो आप कह लें कि वो प्रॉफिट जो री इन्वेस्ट करते रहे, टाइम के साथ वो छोटा प्रॉफिट भी जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। और यही उनका असल सीक्रेट था कि डिसिप्लिन को मेंटेन किया। उनकी सिंप्लिसिटी जो थी स्टॉक्स की, उसने कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया। तो उन्होंने इस तरीके से स्लोली इन्वेस्ट करते करते मैसिव एम्पायर और एक बड़ा एम्पायर आज क्रिएट किया। अगर हम ये देखें कि कंपाउंडिंग ही उनके लिए क्यों अहमियत रखती थी, तो देखें उन्होंने स्मॉल रिटर्न्स को देखते हुए जो है इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म के लिए किया, जिससे ह्यूज वेल्थ बनी है। अब अगर हम ये देखें कि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों करते हैं, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया जाता है। इतने अमीर होने के बावजूद जो था, घर सिंपल, खाना सिंपल, कोई शो ऑफ नहीं, वो खुद भी वेस्टफुल स्पेंडिंग से दूर रहते थे। अब इसकी वजह से जो है उनका जो घर था वो 1958 से लेकर ऑनवर्ड सेम ही रहा। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से उन पर एक ट्रस्ट जो था लोगों का डेवलप रहा। अब अगर हम ये देखें कि क्या मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करते थे जब कोई स्टॉक अपनी हाई पर हो, यानी अपने बेस्ट अपने बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे हो और सिर्फ न्यूज़ की वजह से हो, आप जिसे कह सकते हैं कि कोई स्पेकुलेटिव न्यूज़ की वजह से वो हाइप पे हो, तब वो उसको ख़रीदने को प्रेफर नहीं करते थे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते थे। जिन स्टॉक्स, जिन कंपनीज का जो बिजनेस था वो हाई डेट पे चलता था, यानी लोन जिनके ज़्यादा होते थे, उनमें इन्वेस्ट नहीं करते थे, पैनिक सेलिंग से बचते थे। इसी वजह से जो मोस्ट इन्वेस्टर्स जिसकी वजह से फेल होते हैं वो तमाम चीज़ें वो नहीं किया करते थे। अब अगर हम ये देखें कि एज अ बिगिनर हम उनसे क्या सीख सकते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हों तो हमें ये सोचना है कि हम इस कंपनी के बिजनेस ओनर बनने जा रहे हैं। तो क्या एज अ बिजनेस ओनर हम अपना पैसा इस कंपनी को ख़रीदने में लगाना चाहते हैं? क्या हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या हम कोई इमोशनल डिसीजन तो नहीं कर रहे हैं? क्या इसमें हमारी क्वालिटी जो है उस पर आपने फोकस करना है किसी भी स्टॉक को ख़रीदते हुए, और पेशेंट रह के आराम से जो नंबर्स आपके सामने हैं उनके ऊपर फोकस करना है, ना कि इस बात पे कि फलां ने भी ये स्टॉक्स खरीदें। और इसी तरह आप अपना जो कैपिटल है उसको फर्स्ट प्रोटेक्ट करते हैं ना, जब तभी आप आगे लॉन्ग टर्म में जो है वो कंपाउंडिंग के थ्रू और SIP के प्लान्स को फॉलो करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर पाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर उनका स्टाइल हम PSX पे देखना चाहें तो वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली दो चीज़ें हमारी इसमें से रिमूव हो जाएंगी कि डेली ट्रेडिंग और पेनी स्टॉक गैम्बलिंग, ये चीज़ें जो है वो रिमूव हो जाएंगी। और ऑब्वियसली इसमें किया जाता है, लोग करते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन क्या करते अगर वो यहाँ होते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग PSX कंपनीज को बाय करते, उनको जो साइकिल्स हैं उसके ऊपर होल्ड करते, री इन्वेस्ट करते डिविडेंड को, और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देते। अब यहाँ पर रियल मैसेज क्या है इन्वेस्टर्स के लिए कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक डिवाइस है आपके मनी की ट्रांसफ़र का। आप इम्पेशेंट होंगे तो आप अपने मनी को लूज़ कर सकते हैं, लिहाजा पेशेंट होना इस मार्केट में बहुत ज़रूरी है। वॉरेन बफेट जो थे वो एक ग्रेट इन्वेस्टर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते थे, वो चार्ट की प्राइसेस में नहीं करते थे, यानी वो एंट्री एग्जिट जो है वो टेक्निकल्स से ज़्यादा वो फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करते थे, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पे प्रेफर करते थे, वो एक मार्केट के नॉइज़ को इग्नोर करते थे। अब आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आपके पास PSX ने खुद KMI 30 इंडेक्स बना के दिया, आप उसमें से कुछ सेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे उन्होंने किए। अगर आप चाहते हैं कि हम ये देखें कि उस तरह की कंपनीज जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो कंपनीज उस लेवल की कौन सी हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि वो कंपनीज जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया अगर वो पाकिस्तान में हैं तो वो कौन सी हैं, और हमें उनके स्टॉक्स किस तरीके से बाय करने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।